अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले के कालांश में हमने चर्चा की थी हिंदी कहानी और उसके विकास पर, और जिसमें हमने लिया था स्वरूप और परिभाषा, कहानी के प्रमुख तत्व, जिन प्रमुख तत्वों में थे शीर्षक, कथानक, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। अब हम आज के कालांश में हम चर्चा करेंगे कहानी तथा अन्य साहित्यिक विधाओं में संबंध के बारे में। किस पे करेंगे? कहानी तथा अन्य साहित्यिक विधाओं में संबंध के बारे में। तो कहानी के अलावा अन्य साहित्यिक भी विधाएं हैं, जैसे उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, निबंध है या रेखा चित्र है, या फिर गद्य गीत है, खंड काव्य, रिपोर्टार्ज है। तो यह सब चीजें आज के कालांश में हम चर्चा करेंगे। तो पहला लेते हैं हम कहानी और उपन्यास, यानी इनमें क्या संबंध है, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है और क्या इनमें समानताएं हैं और क्या इनमें संबंध है। तो कहानी और उपन्यास के बारे में तो देखिएगा कि कहानी और उपन्यास के रूपात्मक व्यक्तित्व में ही भिन्नता नहीं, अपितु दोनों की रचना प्रक्रिया में भी मौलिक अंतर है। ऐसा नहीं है कि कहानी और उपन्यास के रूपात्मक यानी रूप और व्यक्तित्व में ही भिन्नता है, ऐसा नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी दोनों की जो रचना प्रक्रिया है उनमें भी मौलिक अंतर है। यानी पहला लेते हैं, कहानी का आकार लघु होता है। अगर पहला अंतर लें तो इसमें है कि कहानी का आकार लघु होता है, यानी कहानी का आकार कैसा होता है? लघु होता है, यानी छोटा होता है। कहानी उतनी विस्तृत रूप में नहीं लिखी जाती जितने विस्तृत रूप में उपन्यास लिखा जाता है। यानी कहानी का आकार लघु होता है, उसमें एकान्विति को प्रमुखता दी जाती है, जबकि उपन्यास दीर्घ है, वह जीवन की अनेक रूपता तथा मानव जीवन के वृहत्तर संदर्भों का चित्रण होता है। यानी कहानी में क्या है? कहानी का आकार थोड़ा छोटा होता है और उसमें किसी एक ही पक्ष को रखा जाता है। जीवन के किसी पक्ष को लो या घटना के किसी पक्ष को लो, उस प्रकार से कहानी में एकान्विति होती है, यानी एक ही पक्ष को लिया जाता है। जबकि उपन्यास क्या होता है? उपन्यास दीर्घ होता है, अत्यधिक विस्तार रूप लिए हुए होता है, विस्तृत होता है, क्योंकि उसमें जीवन की अनेक रूपता यानी जीवन के अनेक पहलुओं को तथा मानव जीवन के वृहत्तर संदर्भों या मानव जीवन में बहुत ज्यादा जो संदर्भ है उन सभी संदर्भों को उसमें चित्रित किया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है कि कहानी का आकार लघु होता है, उसमें एकान्विति को प्रमुखता दी जाती है, जबकि उपन्यास दीर्घ व जीवन की अनेक रूपता तथा मानव जीवन के वृहत्तर संदर्भों का चित्रण होता है। दूसरा लेते हैं, जिसमें अंतर मान लीजिए, संबंध मान लीजिए कि कहानी में चुस्ती, तीव्रता तथा पाठक को मूल संवेदना के मर्म तक शीघ्र पहुंचाने की क्षमता होती है। कहानी में क्या होता है? कहानी में चुस्ती होती है, तीव्रता होती है और पाठक को मूल संवेदना के मर्म तक शीघ्र रूप से ही पहुंचाने की क्षमता होती है, जबकि उपन्यास में यह सब कार्य धीमी गति प्रदान करता है। यानी कहानी में अगर पाठक है, अगर आप कहानी पढ़ रहे हो तो उस कहानी को पढ़ते ही उसमें चुस्ती है, उसमें तीव्रता है और उसमें मूल संवेदना के मर्म तक पहुंचने की क्षमता है। जबकि उपन्यास क्या होता है? ये सब, इसके सब कार्य धीरे धीरे चलते हैं, धीमी गति से चलते हैं। तो दूसरा अंतर क्या हो गया? कहानी में चुस्ती, तीव्रता तथा पाठक को मूल संवेदना तक पहुंचाने का जो शीघ्र पहुंचाने की क्षमता होती है, जबकि उपन्यास में यह सब कार्य धीमी गति प्राप्त करता है। तीसरा, कहानी में घनत्व और गहराई अधिक होती है। घनत्व जानते हो? वजन और गहराई, यानी कहानी में घनत्व और गहराई अधिक होती है, जबकि उपन्यास में घनत्व और गहराई के साथ विस्तार और फैलाव भी होते हैं। यानी कहानी में वजन होता है, उसमें गहराई होती है, जबकि उपन्यास में यह तो होते ही होते हैं, पर इनके साथ साथ विस्तार भी होता है और फैलाव भी होता है। यानी वो विस्तार तो होता है, कहानी संक्षिप्त होती है।
तो इस प्रकार कहानी और उपन्यास में क्या अंतर हो गई? कहानी एक लघु आकार लिए हुए होती है और उसमें किसी एक ही पात्र पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि उपन्यास लंबा चौड़ा होता है और जीवन के अनेक रूपों को उसमें चित्रित किया जाता है। कहानी में चुस्ती, फुर्ती, तीव्रता ये सब होती है, जिससे और संक्षिप्त रूप होता है, जिसकी वजह से वो मूल संवेदना के मर्म तक पहुंचने की क्षमता रखती है, जबकि उपन्यास थोड़ा लंबा होता है और उसकी गति भी धीमी होती है। कहानी में घनत्व और गहराई होती है, उपन्यास में भी घनत्व और गहराई होती है, परंतु इसके साथ साथ उसमें विस्तार और फैलाव भी होता है। अब दूसरा लेते हैं कहानी और नाटक, यानी कहानी और नाटक में क्या अंतर है या दोनों में क्या संबंध है? तो देखिएगा, यद्यपि कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण आदि कहानी व नाटक दोनों में होते हैं, यानी कथानक भी या कथा वस्तु कह सकते हैं वो भी, या चरित्र चित्रण भी, या संवाद वार्तालाप ये भी, या वातावरण या देश का, ये सभी तत्व कहानी में भी होते हैं और नाटक में भी होते हैं, परंतु रचनात्मक दृष्टि से इनमें कोई समानता नहीं है। परंतु अगर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें कोई समानता नहीं है, दोनों अलग अलग है। नाटक दृश्य काव्य है, यानी नाटक क्या है? दृश्य काव्य, यानी नाटक को आप पढ़ने के साथ साथ उसको मंच पर संचालित होते देख भी सकते हैं, यानी जिसमें रंगमंच एवं पात्रों के आंगिक अभिनय को प्रमुखता दी जाती है। दृश्य काव्य तो इसलिए उसमें शब्दों से ज्यादा रंगमंच पर पात्रों के आंगिक अभिनय को प्रमुखता दी जाती है, यानी वो अपने हाव भावों से, अपने अंगों से किस प्रकार वो अपने जो भाव है उनको व्यक्त करता है, ये दृश्य काव्य नाटक में होता है। जब ये कहानी क्या है? सर्वे काव्य। कहानी को तो क्या है? सुना जाता है, सर्वे काव्य है, और कहानीकार वर्णन, संवाद द्वारा चरित्रों के मनोभावों का चित्रण करता है। तो समझ गए ना, नाटक में तो क्या होता है? रंगमंच पर अपने वो हाव भावों से या अपने अभिनय के द्वारा अपनी जो बात करना चाहता है, कहना चाहता है, उसको प्रमुखता से लिया जाता है। जबकि सर्वे काव्य में, यानी कहानी एक सर्वे काव्य है, उसमें आप वर्णन को पढ़ोगे या संवाद द्वारा चरित्रों के मनोभावों को चित्रण करता है। नाटक में दर्शक की सहानुभूति को केंद्र में रखा जाता है। नाटक में क्या रखा जाता है? नाटक में दर्शक की सहानुभूति को केंद्र में रखा जाता है, जबकि कहानी में पाठक पर कहानी के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। यानी नाटक में तो क्या रखा जाता है? दर्शक की सहानुभूति को केंद्र में रखा जाता है, और कहानी में पाठक के ऊपर कहानी के प्रभाव क्या है, उस प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। आकार में नाटक बड़ा व कहानी उसकी तुलना में छोटी होती है। आकार में नाटक क्या है? नाटक बड़ा हो सकता है, परंतु कहानी उसकी तुलना में छोटी होती है। तो अब देखिए कहानी एवं एकांकी। कहानी एवं एकांकी तो देखिए कि कहानी व एकांकी दोनों ही जीवन के किसी एक खंड सत्य को प्रस्तुत करती है, यानी कहानी हो या फिर एकांकी हो, दोनों ही जीवन के किसी एक ही भाग को या एक ही सत्य को प्रस्तुत करती है। इस समानता के बावजूद कहानी तथा एकांकी की रचनात्मक प्रकृति में आधारभूत अंतर है, यानी इस प्रकार की समानता तो है उनमें क्योंकि कहानी और एकांकी जीवन के किसी एक खंड सत्य को ही प्रस्तुत करती है, यह समानता तो है, परंतु इस समानता के बावजूद इसके बाद भी कहानी तथा एकांकी में रचनात्मक दृष्टि से या रचना की दृष्टि से या रचना की प्रकृति से आधारभूत अंतर है, क्योंकि एकांकी दृश्य काव्य है जबकि कहानी सर्वे काव्य। जिस प्रकार नाटक है, नाटक दृश्य काव्य है ना, उसी प्रकार एकांकी भी दृश्य काव्य और कहानी क्या है? सर्वे काव्य है। तो एकांकी में अभिनयता प्रमुख है। एकांकी में क्या है? अभिनयता प्रमुख है, क्योंकि उसमें एकांकी में अभिनय करना पड़ता है और अभिनय ही प्रमुख होता है, जबकि कहानी में कथानक यानी उसके विषय वस्तु, क्योंकि उसको पढ़ा जाता है, अगर वो मान लीजिए सारगर्भित है, उत्कृष्ट है, तो पाठक का मन उसमें लगा रहेगा। और एकांकी में अगर अभिनय
बहुत ही अच्छा है तो भी उसमें जो दर्शक होगा उसका मन लगा रहेगा या वो आत्मसात करेगा। तो एकांकी में अभिनेता प्रमुख है, जबकि कहानी में कथानक। एकांकी में रस प्रदान होता है, जबकि कहानी में प्रभावान्वित थी। यानी एकांकी में रस प्रदान होता है, उसमें रसों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है इसमें, जबकि कहानी में प्रभाव होना चाहिए, प्रभावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ये इसमें जरूरी है। तो इस प्रकार कहानी और एकांकी में भी इस प्रकार संबंध होते हुए भी थोड़ा बहुत अंतर है। अब लेते हैं हम कहानी एवं रेखा चित्र। यानी कहानी में और रेखा चित्र में क्या अंतर है। यानी रेखा चित्र के दो प्रमुख तत्व है। रेखा चित्र के दो प्रमुख तत्व कौन से? एक तो है घटना का निषेध व विश्लेषणात्मक व्याख्या की स्वीकृति। पहला तो होता है घटना का निषेध व विश्लेषणात्मक व्याख्या की स्वीकृति, और जबकि कहानी में इनका समावेश आवश्यक नहीं है। रेखा चित्र में तो इनका समावेश होना जरूरी है, परंतु कहानी में इनका समावेश आवश्यक नहीं है। कहानीकार कहानी में विश्लेषणात्मक पद्धति सुविधा अनुसार अनुसरण कर सकता है। यानी कहानीकार है वो कहानी में विश्लेषणात्मक पद्धति का है वो सुविधा अनुसार अनुसरण कर सकता है, जबकि रेखा चित्र में घटना का निषेध होता है और विश्लेषणात्मक व्याख्या की स्वीकृति होती है। परंतु कहानी में ऐसा जरूरी नहीं है, घटना का निषेध तो होता ही नहीं है और विश्लेषणात्मक जो व्याख्या है वो अपनी कहानीकार वो अपनी सुविधा के अनुसार इसका अनुसरण कर सकता है, उसके जचे तो कर ले, नहीं जचे तो न भी करे। तो इस प्रकार कहानी और रेखा चित्र में भी इस प्रकार का अंतर विशेष तौर से पाया जाता है। अब है कहानी एवं निबंध। यानी रचनात्मक दृष्टि से ललित निबंध और कहानी में समानता दिखाई देती है। यानी रचनात्मक दृष्टि से देखें या रचना की दृष्टि से देखें तो निबंध और कहानी में क्या है, समानता दिखाई देती है। लेकिन कहानी और निबंध दोनों की प्रतिपादन पद्धति में मूलभूत अंतर है। यानी रचना की दृष्टि से दोनों एक जैसी दिखाई देती है, यानी निबंध भी वैसा ही होता है, कहानी भी वैसी होती है, परंतु अगर प्रतिपादन की पद्धति से देखें तो इन दोनों में मूलभूत अंतर है। यानी कहानी कथानक चरित्र आदि के माध्यम से किसी संवेदना का प्रतिपादन करती है। यानी कहानी में तो क्या होता है, यानी कोई कथानक या विषय वस्तु जो है उसको चरित्र आदि के माध्यम से किसी संवेदना का प्रतिपादन करती है, जबकि निबंध में विवेचना द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत कर दिया जाता है। यानी निबंध में विवेचना होती है, किसी विवेचना के द्वारा उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है, जबकि कहानी में कथानक या चरित्र आदि के माध्यम से संवेदना का प्रतिपादन होता है, जबकि निबंध में संवेदना नहीं विवेचना द्वारा विषय को प्रस्तुत किया जाता है। अब लेते हैं कहानी और गद्य गीत। यानी खंड काव्य है, रिपोर्टार्ज है। यानी गद्य गीत में मानस की कल्पित भावुकता की शब्द चित्र द्वारा रहस्यवादी अभिव्यक्ति होती है। यानी गद्य गीत में क्या होता है, मानस की कल्पित भावुकता की शब्द चित्र द्वारा रहस्यवादी अभिव्यक्ति होती है, जबकि कहानी में मन की संवेदना स्पष्ट रूप में होती है। यानी गद्य गीत में मानस की कल्पित भावुकता होती है और कहानी में संवेदना होती है। कहानी गद्य विधा है, जबकि खंड काव्य पद्य विधा। यानी कहानी तो क्या है, गद्य विद्या है, जबकि खंड काव्य क्या है, वो पद्य विद्या। खंड काव्य में पद्य लिखे जाते हैं। रिपोर्टार्ज में देख लीजिए कि रिपोर्टार्ज नया रचनात्मक माध्यम है। रिपोर्टार्ज नया रचनात्मक माध्यम है जिसमें रचनाकार सभी विद्याओं का सूक्ष्म समाहार करता है। यानी रिपोर्टार्ज नया रचनात्मक माध्यम है जिसमें रचनाकार सभी विद्याओं का सूक्ष्म समाहार करता है, जबकि कहानी अपने स्वरूप को अलग ही रखती है। जबकि कहानी जो होती है ना वो अपने स्वरूप को क्या करती है, अलग ही रखती है। इस प्रकार आज हमने इस कालांश में कहानी और अन्य विधाओं के बीच में संबंध देखा। हमने कहानी और उपन्यास के बीच में संबंध और मूलभूत अंतर को आज के कालांश में हमने अध्ययन किया है। कहानी और नाटक के बारे में भी हमने
इनके संबंध को, इनमें अंतर को पढ़ा। कहानी एवं एकांकी के बारे में भी हमने इस चीज़ की चर्चा की है। कहानी और रेखा चित्र में भी जो मूलभूत अंतर होता है उसकी भी हमने व्याख्या आज इस कालांश में की है। कहानी एवं निबंध के मध्य जो संबंध है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। कहानी और गद्य गीत के बारे में भी, कहानी और खंड काव्य के बीच भी, कहानी और रिपोर्टाज के बीच भी जो संबंध स्थापित होते हैं या जो मूलभूत अंतर होते हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। तो आज के कालांश में सिर्फ इतना ही। अगले कालांश में फिर किसी नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।